Assalamu alaikum students. How are you grade 9th? I hope you are all fine and doing well at your homes. Today I am going to start lecture number 14. And you know that in our previous lecture we have learned about enzymes. We have studied many definitions in our previous lecture. We have discussed the definition of metabolism and its types. We have discussed the definition of enzymes, activation energy. Then we learned about categories of enzymes. So students, in our today's lecture, our topic of discussion is characteristics of enzymes. So बेटे आज के लेसन में हम enzymes की characteristics को डिस्कस करेंगे. In 1878 जर्मन फिजियोलॉजिस्ट था बेटे, उसका नेम था विनहल्म कोहने. ओके स्टूडेंट्स, जर्मन फिजियोलॉजिस्ट विनहल्म कोहने फर्स्ट यूज्ड द टर्म एंजाइम. जर्मन फिजियोलॉजिस्ट था, वो फर्स्ट फिजियोलॉजिस्ट था जिसने टर्म एंजाइम को यूज़ किया था सबसे पहले. उसने क्या बताया था इसके बारे में? बेसिकली जो इसकी शेप है वो ग्लोबुलर है, नेचर इसकी प्रोटीन है. ठीक है, एंजाइम्स आर प्रोटीन्स इन नेचर. एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स. लाइक ऑल प्रोटीन्स, एंजाइम्स आर मेड ऑफ लॉन्ग linear chains of amino acids that fold to produce a 3-dimensional molecule. So बेटे इसके स्ट्रक्चर की आपको समझ आई. जो एंजाइम्स हैं बेसिकली उसकी शेप ग्लोबुलर है, नेचर जो है इसकी वो प्रोटीन्स होती है. लाइक ऑल प्रोटीन्स, जितनी भी प्रोटीन्स है ना उसकी तरह बेटे ये अमाइनो एसिड्स के ऊपर कंसिस्ट होते हैं. मींस उसमें लॉन्ग लीनियर चेन्स यानी स्ट्रेट लाइन चेन्स जो हैं वो अरेंज हैं. देन वो चेन आपस में फोल्ड होके 3-डायमेंशनल शेप स्ट्रक्चर बना लेती है. फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक थ्रेड है या कोई वायर है, उसको आप बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में रखते हो, देन आप उसको फोल्ड करना शुरू कर दोगे और फोल्ड करने के बाद जो लीनियर चेन्स हैं अमाइनो एसिड्स की वो एक 3-डायमेंशनल मॉलिक्यूल की शेप एडॉप्ट कर लेती हैं एंड दैट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एंजाइम्स. ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स. ठीक है, जितने भी एंजाइम्स हैं वो सब क्या हैं? बेसिकली प्रोटीन्स हैं. दे आर मेड ऑफ अमाइनो एसिड्स और वो अमाइनो एसिड से मिलकर बने हुए हैं. ये आपकी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है एंजाइम्स की. आपने बेटे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को गौर से सुनना है और लर्न भी करना है. ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सेकेंड, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बेटे? मोस्ट एंजाइम रिएक्शन रेट्स आर मिलियंस ऑफ टाइम्स फास्टर देन दोज ऑफ कंपेरेबल अनकैटलाइज्ड रिएक्शन. तो बेसिकली ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था बेटे कि वो रिएक्शंस जो एंजाइम्स की प्रेजेंस में होते हैं वो मिलियंस टाइम फास्टर हैं देन दोज ऑफ रिएक्शंस दैट कैन नॉट टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स या दैट कैन टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम्स. सो बेटे जो रिएक्शंस एंजाइम्स की प्रेजेंस में होंगे वो मिलियंस ऑफ टाइम फास्टर हैं देन ऑफ अनकैटलाइज्ड रिएक्शंस. एज विद ऑल कैटलिस्ट्स, एंजाइम्स आर नॉट कंज्यूम्ड बाय द रिएक्शन दे कैटलाइज. ये मैंने आपको प्रीवियस लेसन में भी बताया था बेटे कि जो एंजाइम्स यूटिलाइज हैं या जिस रिएक्शन को वो कैटलाइज कर रहे होते हैं, जिस रिएक्शन को वो स्पीड अप कर रहे होते हैं, उस रिएक्शन के एंड तक एंजाइम्स बिल्कुल वैसे ही रहते हैं जैसे वो रिएक्शन के स्टार्ट में थे. यानी वो अनचेंज रहते हैं, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आती हैं. ठीक है बेटे, ये फर्स्ट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर हैं. अब एंजाइम की थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स देखें बेटे. एंजाइम्स आर यूजुअली वेरी स्पेसिफिक फॉर द टाइप ऑफ रिएक्शन एंड फॉर द नेचर ऑफ देयर सबस्ट्रेट्स. तो एंजाइम जो है बेटे वो स्पेसिफिक हैं किसी भी टाइप ऑफ रिएक्शन के लिए. अगर वो बेटे फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन हो रहा है, उसमें जो एंजाइम यूज़ हो रहे हैं वो रेस्पिरेशन में यूज़ नहीं हो सकते, वो एंजाइम डाइजेशन में यूज़ नहीं हो सकते. ठीक है बेटे, जो रेस्पिरेशन में यूज़ हो रहे हैं वो डाइजेशन में यूज़ नहीं हो सकते. स्पेसिफिक हैं टाइप ऑफ रिएक्शन के लिए. जो डाइजेशन में यूज़ हो रहे हैं वो रेस्पिरेशन में नहीं हो सकते. जो डाइजेशन के लिए एंजाइम स्पेसिफिक है वो जस्ट उसी रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक है. एंड आल्सो दे आर स्पेसिफिक फॉर द नेचर ऑफ देयर सबस्ट्रेट. और जिस सबस्ट्रेट्स पे वो एक्ट कर रहे हैं ना एंजाइम,
वो सिर्फ उसी को ही रिएक्शन करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर एक एंजाइम है, लाइपेज है एंजाइम, ठीक है बेटे, वो लिपिड्स को डाइजेस्ट करता है। अगर उसके साथ कोई सबस्ट्रेट प्रोटीन आ गया या कार्बोहाइड्रेट आ गया तो वो रिएक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। सो इट इज़ वेरी स्पेसिफिक फॉर देयर सबस्ट्रेट, ठीक है बेटे। जो एंजाइम्स कहीं पे आप, हमें कैसे पता चलेगा कि ये एंजाइम है, उसके एंड पे ASE होता है। मोस्ट ऑफ केसेस में यही है जितने भी एंजाइम्स हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, लाइपेज है LIPASE, उसके एंड पे एज आता है ASE, तो हम उसको कहते हैं लाइपेज, ठीक है बेटे। इसके अलावा जो है प्रोटीएज एंजाइम है जो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। अब जो एंजाइम प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा ना बेटे, वो लिपिड्स को नहीं कर सकता, वो कार्बोहाइड्रेट्स को नहीं कर सकता, इसलिए इसको हम कह सकते हैं डैट दे आर वेरी स्पेसिफिक फॉर द टाइप ऑफ रिएक्शन एंड फॉर द नेचर ऑफ देयर सबस्ट्रेट, ठीक है बेटे। अब इसकी 4 कैरेक्टरिस्टिक देखो। ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ एंजाइम मॉलिक्यूल इज़ डायरेक्टली इन्वॉल्व इन कैटालाइसिस। जो एंजाइम का सिर्फ एक स्मॉल पोर्शन है, ठीक है बेटे, स्मॉल पोर्शन है जो कैटालाइसिस में इन्वॉल्व है, एंड दैट portion is known as active site. This catalytic region is known as active site, ठीक है। यानी जो पूरा एंजाइम मॉलिक्यूल है ना बेटे, वो उसमें इन्वॉल्व नहीं है पूरे का पूरा, बल्कि जस्ट एक स्मॉल पोर्शन है जहाँ पे सबस्ट्रेट आके एंजाइम्स के साथ अटैच हो जाता है, एंड दैट कैटालिटिक रीजन इज कॉल्ड एक्टिव साइट। एक्टिव साइट बेसिकली क्या करती है, इट रिकॉग्नाइजेस, वो रिकॉग्नाइज करती है सबस्ट्रेट को और बाइंड करती है एंजाइम्स के साथ, एंड देन कैरीज आउट द रिएक्शन। सो बेटे 4th कैरेक्टरिस्टिक्स भी क्लियर है कि एंजाइम जो है बेसिकली उसमें जस्ट स्मॉल पोर्शन जो है वो इन्वॉल्व होता है कैटालाइसिस में, और उसको हम एक्टिव साइट कहते हैं। एक्टिव साइट क्या करती है, रिकॉग्नाइजेस एंड बाइंड सबस्ट्रेट एंड देन कैरीज आउट रिएक्शन। You can see the diagram in which you can see an enzyme which is in blue color and you can see substrate which is pink in color, ठीक है। You can see that enzyme but there is only a small portion where active site is written and that portion is involved in catalysis, means पूरा enzyme जो है वो involved नहीं होता, just इसमें जो small portion जो आप देख रहे हो जिसको एक्टिव साइट लेबल किया हुआ है, इसके ऊपर आके जो है वो सबस्ट्रेट अटैच हो जाता है और देन फिर इसका रिएक्शन जो है वो फर्दर होता है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा बेटे किस तरह से एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट आके अटैच होता है, एंजाइम का कौन सा पोर्शन कैटालाइसिस में इन्वॉल्व है, और उस पोर्शन को हम क्या कहते हैं बेटे, एक्टिव साइट कहते हैं। अब बेटे हम कैरेक्टरिस्टिक की तरफ मूव करते हैं फर्दर। 5th हमारी कैरेक्टरिस्टिक है बेटे, एंजाइम प्रोडक्शन कैन बी एनहांस्ड और डिमिनिश्ड बाय। एनहांस्ड का मतलब होता है इंक्रीज कर देना, बढ़ा देना, और डिमिनिश्ड का मतलब होता है ख़त्म कर देना, कम कर देना, ठीक है। यानी कम कर सकती है एंजाइम को, प्रोडक्शन को हम बढ़ा भी सकते हैं, हम कम भी कर सकते हैं बाय अ सेल अकॉर्डिंग टू नीड्स। आपकी सेल की जो ज़रूरियात हैं उसके अकॉर्डिंग हम एंजाइम प्रोडक्शन को बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। एंजाइम एक्टिविटी कैन आल्सो बी रेगुलेटेड बाय इनहिबिटर्स एंड एक्टिवेटर्स। हम एंजाइम एक्टिविटी को रेगुलेट कर सकते हैं बेटे इनहिबिटर्स के ज़रिए। इनहिबिट का मतलब होता है रोकना, जो एंजाइम एक्टिविटी को रोक सकते हैं, एंड एक्टिवेटर्स जो उसकी एक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, ठीक है बेटे। अब इसकी 6th कैरेक्टरिस्टिक्स आप देख रहे हो, इसमें काफ़ी बोल्ड राइटिंग में भी हैं, ये आपकी सारी डेफिनेशंस होंगी। सम एंजाइम्स डू नॉट नीड एनी एडिशनल कंपोनेंट टू वर्क। कुछ एंजाइम्स को वर्किंग करने के लिए किसी एडिशनल कंपोनेंट की ज़रूरत नहीं होती। हाउएवर अदर्स रिक्वायर नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर आइंस कॉल्ड कोफैक्टर्स। लेकिन कुछ एंजाइम्स को वर्किंग के लिए नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स या आइंस की ज़रूरत होती है, उनको हम बेटे कोफैक्टर्स कहते हैं। कोफैक्टर्स जो उसको हेल्प आउट करते हैं, ठीक है बेटे। तो यहाँ पे आपकी ये कोफैक्टर्स की डेफिनेशन होगी। सम एंजाइम्स रिक्वायर नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर आइंस कॉल्ड कोफैक्टर्स। अब जो कोफैक्टर्स है ना बेटे, वो इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, कैन बी आइदर इनऑर्गेनिक, मेटल आइंस और ऑर्गेनिक। यानी वो ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। इनऑर्गेनिक में वो मेटल आइंस हो सकते हैं, ऑर्गेनिक में वो फ्लेवन एंड हीम, ठीक है बेटे। ये ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स की एग्जाम्पल है। इफ़ organic cofactors are tightly bound to enzymes, they are called prosthetic groups।
अगर जो ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स एंजाइम्स के साथ टाइटली बाउंड है, ठीक है, वो एंजाइम्स के साथ आके टाइटली बाउंड हो जाता है, देन हम उसको प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। इफ ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स आर लूजली अटैच्ड विद एंजाइम्स दे आर कॉल्ड को एंजाइम्स। तो बेटे अगर ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स लूजली अटैच होगा एंजाइम के साथ तो उसको हम को एंजाइम्स कहेंगे। को एंजाइम्स का बेसिकली क्या फंक्शन है? को एंजाइम्स ट्रांसपोर्ट केमिकल ग्रुप्स फ्रॉम वन एंजाइम टू अनदर। वो केमिकल्स ग्रुप को ट्रांसपोर्ट करता है एक एंजाइम से दूसरे एंजाइम में। सम इम्पोर्टेंट विटामिन्स फॉर एग्जांपल राइबोफ्लेविन, थायामाइन एंड फॉलिक एसिड एक्ट एज को एंजाइम्स। ये जो आप विटामिन्स के नेम है, थायामाइन है, फॉलिक एसिड है, राइबोफ्लेविन है, ये एज ए को एंजाइम्स एक्ट करते हैं। ठीक है बेटे, इस पैराग्राफ में 6 कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने 3 डेफिनेशंस पढ़ी हैं। वन इज़ कोफैक्टर, अदर वन इज़ प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड थर्ड वन इज़ को एंजाइम्स। तो बेटे कोफैक्टर्स क्या है? सम एंजाइम्स रिक्वायर एन एडिशनल कंपोनेंट टू वर्क and that additional component may be non-protein molecule or ion. It is called cofactor, and if cofactor tightly bound to enzyme then it is called prosthetic group, and if organic cofactor loosely attached with enzyme then they are called coenzymes. आई होप डैट ये डेफिनेशन अब क्लियर हो गई होंगी बेटे। अब इसकी लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स देखें बेटे। सेवरल एंजाइम्स कैन वर्क टुगेदर इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। बहुत से एंजाइम जो है ना वो वर्क करते हैं स्पेसिफिक ऑर्डर में, क्रिएटिंग मेटाबॉलिक पाथवेज, और वो मेटाबॉलिक पाथवेज क्रिएट कर लेते हैं। अब बेटे हम देखते हैं कि मेटाबॉलिक पाथवेज क्या होता है। ठीक है, मेटाबॉलिक पाथवे में क्या है बेटे? इन अ मेटाबॉलिक पाथवे वन एंजाइम टेक्स द प्रोडक्ट ऑफ एन अदर एंजाइम एज अ सबस्ट्रेट। आफ्टर द रिएक्शन द प्रोडक्ट इज पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट एंजाइम। इसकी बेटे आप कैसे एग्जांपल ले सकते हो? आपके पास एक सीरीज़ है एंजाइम्स की, मीन्स आपके पास एक लाइन में 10 एंजाइम्स हैं या 9 एंजाइम्स हैं, तो वो अरेंज हैं एक सीरीज़ में। ठीक है बेटे, फर्स्ट एंजाइम का रिएक्शन होगा सबस्ट्रेट्स के साथ, ठीक है, और उससे जो प्रोडक्ट बनेंगी वो सेकंड एंजाइम के साथ जाके एज ए सबस्ट्रेट अटैच हो जाएंगी। ठीक है, अब सेकंड एंजाइम से जो प्रोडक्ट्स बनेंगी वो थर्ड एंजाइम के लिए क्या हो जाएंगी? उसके लिए वो सबस्ट्रेट होंगी, फर्दर उसका रिएक्शन होगा। देन फिर जो उससे प्रोडक्ट्स बनेंगी वो फोर्थ एंजाइम के साथ एज ए सबस्ट्रेट जाके अटैच हो जाएंगी, एंड द प्रोसेस कॉन्टिन्यूज सो ऑन। तो हम इसको मेटाबॉलिक पाथवे कहते हैं बेटे, कि एक एंजाइम्स की जो प्रोडक्ट्स हैं उसको सेकंड एंजाइम ले रहा है एज ए सबस्ट्रेट, तो ये आपका मेटाबॉलिक पाथवे हो जाएगा। आई होप डैट नाउ मेटाबॉलिक पाथवे इज़ क्लियर। तो बेटे आज इस लेक्चर में हमने एंजाइम्स की 7 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी हैं। हमने एंजाइम्स की एक्टिव साइट के बारे में पढ़ा, इनहिबिटर्स के बारे में, एक्टिवेटर्स के बारे में, कोफैक्टर्स के बारे में पढ़ा है, प्रोस्थेटिक ग्रुप्स, को एंजाइम्स। तो बेटे आपने ये सारी डेफिनेशंस, इसकी सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एंजाइम्स की, वो आपने अच्छे तरीके से बेटे लर्न करनी है। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। स्टे सेफ एंड साउंड। गॉड ब्लेस यू।